पहले फॉर्मुलेशन से आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल के दो फ्रॉम योर लाइन ऑफ एक्शन। यू कैन से फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल के दो, किसका, पोजीशन वेक्टर का, मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना फोर्स लगा रहे हो। पहला फॉर्मुलेशन ये है। दूसरा फॉर्मुलेशन क्या है, दूसरे में आप बोलोगे कि पोजीशन वेक्टर तो जितना मैग्नीट्यूड है उतना दे दो, लेकिन फोर्स का जो कंपोनेंट है वो आपका पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला दो, न कि रेडियल वाला। कि स्टेट ऑफ रोटेशन हमें चेंज करनी है और उसको चेंज करने के लिए फोर्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, बट किस पोजीशन पे लगाया जाए वो भी मैटर करेगा। विच डायरेक्शन यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशनल स्टेट, दैट मैटर्स। इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो टॉर्क है दैट इज अ ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोजीशन से, किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ओमेगा जो टॉर्क है वो निकालो, वो आपका सेम आएगा, नहीं। और टॉर्क जो है जरूरी नहीं है कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में आए। जो लाइन ऑफ एक्शन है, इफ इट इज इन द रेडियल डायरेक्शन, टॉर्क जीरो आ जाएगा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारा। इस वीडियो में हम रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी टॉर्क। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बेसिकली। सो ये जो नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सबसे पहले बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको जो है टॉर्क बोलने लगे। लेकिन बेसिकली दोनों नाम से ही हम इस क्वांटिटी को जानते हैं, तो साइमल्टेनियसली दोनों क्वांटिटी आज भी चल रही है, राइट। सिमिलरली एक इसको हम कपल नाम से भी जानेंगे, एक स्पेशल केस आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी एक जो आपका टॉर्क है, इसका एक बेसिकली स्पेशल पार्ट, राइट। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये टॉर्क जो क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या इसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है आपका रोटेशनल मोशन में, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशनल मोशन में होता क्या है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो बेसिकली रोटेशनल मोशन में आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और यहाँ पे ये रोटेशन एक्सिस होती है, राइट। दिस इज योर रोटेशनल एक्सिस। और लेट्स से अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम z एक्सिस के अलोंग रोटेशनल एक्सिस नॉर्मली लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल एक r वेक्टर लेट्स से पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं रोटेशनल मोशन में वो बेसिकली एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ए सर्कुलर पाथ। ये सिंपलेस्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वो चीज आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। सिमिलरली हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये सर्कुलर मोशन जो है इसके अंदर एक जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो कि बेसिकली प्लेन के अंदर होगी, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और हमने बोला कि आपका राइट हैंड रूल से आपका रोटेशनल जो वेलोसिटी है, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली बोलते हैं, ओमेगा, उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देते हैं। तो कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द स्ट्रेस थंब विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है रोटेशनल मोशन में हम क्लियरली वहां पे चेक कर चुके थे, राइट। सिमिलरली इसके साथ हमने एक चीज और नोटिस की, यहाँ पे हमने बोला कि आपका जो ये जो वेलोसिटी है, बेसिकली ये जो वेलोसिटी v वेक्टर जो हम लिख रहे हैं, ये बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेकिन है बेसिकली ये लीनियर वेलोसिटी। ये वाली जो वेलोसिटी है ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। और एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। ये हम क्लियरली चेक कर चुके हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। वो अलग बात है कि आपकी रोटेशनल एक्सिस फिक्स रहेगी या इट विल बी ए मूविंग, वो अलग चीज है। लेकिन पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे आपके रोटेशनल एक्सिस के अराउंड ही क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, राइट। ओके, एक हमने यहाँ पे रिलेशन देखने को मिला दैट v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्लोज r वेक्टर। तो बेसिकली हमने देखने को मिला कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, राइट। और यहाँ से आप क्लियरली क्या चेक कर सकते हो कि देखिए, अगर आप अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन चेक करोगे, ये पोजीशन वेक्टर तो एक सिंगल पार्टिकल का है। सिमिलरली अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लेट्स से चेंज कर दिया आपने, r वेक्टर चेंज कर दिया, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ओमेगा जो है दैट विल बी फिक्स्ड फॉर ऑल द पार्टिकल्स। क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज यू डिफाइन ओमेगा टू बी d थीटा डिवाइडेड बाय dt। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो बेसिकली सब पार्टिकल्स का जो एंगुलर स्पीड है वो बेसिकली सेम रहेगा। अगर एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है,
in that case the angular displacement of all the particle will be same. जैसा कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो r है अगर वो इंक्रीज होगी तो आपकी वेलोसिटी भी पार्टिकल का उसके कोरेस्पोंडिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका केस रहने वाला है. तो बेसिकली इट इज you can say r vector and v vector are, they will be, you can say the variable quantities, but omega will be fixed for a uniform motion, right? तो ये बेसिकली इतना हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग हम वहां पे डिस्कस करते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन की. एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली. तो अगर आप स्टेट ऑफ मोशन समझ गए तो आपके लिए आसान होगा कि why we need torque, why we are defining this quantity, right? Okay, so state of motion हम किसको बोलते हैं? हमने दो तरीके के मोशन देखे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा हमने देखा रोटेशनल मोशन. तो देखिए स्टेट ऑफ मोशन दो तरीके की हो सकती है. पहला है ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन. सिमिलरली दूसरा है आपका रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन हो सकता है. अब देखिए स्टेट ऑफ मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद a uniform velocity, it means that is a state of motion of the particle, right? So we define the state of motion of the particle by the velocity of the particle basically, right? तो state of motion डिफाइन करने के लिए हम पोजीशन, वेलोसिटी ये सब चीजें यूज करते थे. तो इसमें मैंने लीनियर वेलोसिटी लिख दिया. अब बात आती है स्टेट ऑफ मोशन रोटेशन की. कैसे डिफाइन करोगे आप? अब देखो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म, यू कैन से एंगुलर वेलोसिटी से. सो यू विल से दैट दिस इज द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन बेसिकली, कि पार्टिकल इस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो बेसिकली दैट विल बी डिफाइंड, दैट विल डिफाइन द रोटेशनल स्टेट ऑफ द मोशन बेसिकली, राइट? अब देखिए अब बात करते हैं if you want to change the rotational state of motion, right? So now we have a question, you can say that we want to change the state of motion. अब एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे पार्टिकल है, अगर आप वेलोसिटी चेक करोगे तो हमने चेक क्या किया था कि लीनियर वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज होता है दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन, जो कि चेंज हो रही है बेसिकली, राइट? तो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, बट कौन सी स्टेट चेंज होती है कंटिन्यूअसली? ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे अगर इसके अंदर हम बोले तो ए इसके अंदर जो ट्रांसलेशनल बेसिकली आप मोशन से रिलेटेड जो एक्सेलरेशन है दैट विल नॉट बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे देखो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट? सो यू कैन से दैट ए ट्रांसलेशनल जो है दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इसमें. क्यों एक्ट कर रहा है? बिकॉज हमें यहाँ पे इसको रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन में वो तो ऑलरेडी है, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन है बेसिकली. तो ओमेगा इज फिक्स्ड, its magnitude as well its direction. तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं we want to change the state of motion, तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे that v vector in translational motion, omega vector in rotational motion. तो इनका आप क्या बोलोगे? इनका आप मैग्नीट्यूड भी आप चेंज कर सकते हो और इनका आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन, या फिर दोनों चीजें आप चेंज कर सकते हो. उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशनल मोशन हमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है, अगर आपको उसका स्टेट चेंज करना है तो आप उसके ऊपर एक्सटर्नली क्या लगाते थे? फोर्स लगाते थे. तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता था. वो लेट्स से वो मूव करने लग जाता था किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से. सिमिलरली कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, राइट? तो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन ट्रांसलेशन मोशन में हम किससे चेंज कर सकते हैं? तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं फोर्स. सो बेसिकली अगर आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो तो आपका उसका ट्रांसलेशन स्टेट ऑफ मोशन इजीली चेंज कर सकते हैं. व्हाट अबाउट द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन? अब ये जो ओमेगा है इसका या तो मैग्नीट्यूड की बात करो या डायरेक्शन की बात करो, इसको चेंज करने के लिए एक क्वांटिटी की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं. तो एक तो आपके पास
ये डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल कि टॉर्क बेसिकली होता क्या है। अब टॉर्क के आगे मैं लिख लेता हूं कि रिक्वायर्ड टू चेंज रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली, राइट। ओके, तो ये यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉर्क बेसिकली हमें चाहिए क्या। रोटेशनल स्टेट है, एक एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का या तो डायरेक्शन चेंज करिए या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करिए या दोनों चेंज करिए, वो सारी चीजें हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली हम बोलते हैं। अब देखिए, अब हमें ये चेंज करना है, रोटेशनल स्टेट उसकी चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके देखेंगे। बिकॉज देखिए, रोटेशनल मोशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमें सिंप्लीफाई कर करके क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। तो सबसे सिंपलेस्ट केस मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, राइट। सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं, हम रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट हमारा काम यही है, राइट। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक ये है, ये रोटेशन एक्सिस है और ये रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड है। फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस का एग्जांपल कैसे होगा, जैसे हमारा गेट होता है, किवाड़ होता है, डोर होती है, अगर आपको उसको खोलना है या बंद करना है तो बेसिकली आप क्या करोगे, स्टेशनरी है तो रोटेशन नहीं है, इफ यू वांट टू ओपन इट तो आपको रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज करना पड़ेगा, उसको मोशन में लाना पड़ेगा, और उसका जो एक्सिस है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जो डोर है उसका हिंज रहते हैं, तो हिंज के अराउंड ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो बेसिकली जो एक्सिस है रोटेशन की वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, सिंपल सी बात। वही एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक गेट है, एक डोर है, जिसको हमें क्या करना है, जिसका स्टेट ऑफ मोशन हमें चेंज करना है। ओके, चलिए देखते हैं, फिक्स्ड एक्सिस हमने कर दिया। अब देखिए, गेट जो है वो कुछ, मान लीजिए ये ओरिजिन है मेरा, ये मैंने एक्सिस बनाया, सिमिलरली मैं गेट को, ये आपका हो गया गेट, राइट, तो ये आपका हो गया डोर, राइट। अब देखिए, अब आपको अगर मान लो कि आपको इस डायरेक्शन में ओमेगा होगा बेसिकली, बिकॉज अगर ये रोटेट करेगा, मान लो ऐसे रोटेशन हमें करना है गेट में, तो ऊपर की डायरेक्शन में आपका ओमेगा निकल के आया, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मोशन करने के लिए आपको हमेशा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये तो हमेशा बात सही है। तो टॉर्क जो है उसके अंदर आपको फोर्स तो जरूरी ही जरूरी है, राइट, हमेशा फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, तो मैं एक सिंपलेस्ट केस कंसिडर कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं कि इसका स्टेट ऑफ मोशन जो है मैं फोर्स अंदर की डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं, राइट। ओके, तो बेसिकली फोर्स क्या है, मैंने अंदर की डायरेक्शन में, तो देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, अंदर की तरफ धक्का मार रहे हैं, बेसिकली इस गेट को अंदर की तरफ धक्का मार रहे हैं, और यहां से लेके, ये ओरिजिन है, यहां से लेके इस पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका, मैं इसको आर वेक्टर बोल देता हूं, बेसिकली पोजीशन वेक्टर मान लो, और ये अंदर की डायरेक्शन में एफ वेक्टर है। तो एक सिंप्लिसिटी और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक तो फिक्स्ड एक्सिस हो गया, दूसरा मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। एक सिंप्लिसिटी और ले ली मैंने कि भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि पोजीशन वेक्टर कहीं और है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऐसा मत करो, परपेंडिकुलर ही दोनों को ले लो। अब इसका जो फिजिकल मीनिंग है कि मैं ये सिंप्लिसिटी क्यों ले रहा हूं, आपको बस थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा इसको साइड करो, सिंप्लिसिटी एक बार जरूरी है हमारे। ओके, अब बात करते हैं, हमने फोर्स लगाया किसी पोजीशन पे, आर वेक्टर पोजीशन पे, अंदर की तरफ हमने धक्का लगाया, तो गेट जो है ऑब्वियसली चेंज होगा, उसका रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली चेंज होगा। अब एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है, आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो, थ्योरेटिकली भी देख सकते हो, कि अगर कोई गेट है, मान लीजिए ये आपका गेट था, अगर आप इसके बिल्कुल हिंज के नजदीक धक्का लगाओगे तो रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इससे ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे तो रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। तो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना आसान है अगर आप उसको, जो फिक्स्ड जो एक्सिस है जहां से आपको रोटेट करना है, उसे आप थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे उसको ऊपर फोर्स लगाओ बेसिकली। तो इट मींस जो टॉर्क है वो ना सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्लस पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन के ऊपर आपने फोर्स बेसिकली लगाया है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टॉर्क के ऊपर निकल के आया। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके आपको देखने को मिलेगा जैसे स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ में जो है वो फ्लैट होता है जिसको आपको स्क्रू में डालना है, दूसरा हिस्सा बेसिकली थोड़ा मोटा बनाया जाता है जिसके हिसाब से आप क्या है उसको आसानी से रोटेट कर पाओ, बिकॉज बिगर पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाना है, तो स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करना आसान हो जाता है अगर आप ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाते हो। सिमिलरली देखिए दरवाजों के ऊपर जो हिंज होते हैं, हिंज से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर जो आपके जो दरवाजे खोलने के लिए जो हैंडल होता है वो डिस्टेंस पे बिल्कुल एज पे लगाया जाता है ताकि एफर्ट आपको कम लगाना पड़े, कम फोर्स लगा के आप ज्यादा रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन आप क्या कर पाओ, चेंज कर पाओ। बेसिकली सिंपलिसिटी के लिए ये सब चीजें हम करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि जहां भी आपको एफर्ट लगाना है रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, अगर आप एफर्ट कम लगाना चाहते हो तो बेसिकली आप करोगे क्या, आपको फोर्स ऐसी पोजीशन पे लगाना है जो कि रोटेशनल एक्सिस से कुछ दूरी पे हो ताकि क्या है उसको रोटेट करना क्या है आपके लिए आसान रहे, राइट। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि फोर्स भी जरूरी है और किस पोजीशन पे आपने फोर्स लगाया है वो भी आपका इसके अंदर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब ये जो टॉर्क क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क। अब इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली टॉर्क होती है, कैसे होगी वो आप बेसिकली चेक करोगे। देखो फोर्स जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते थे हम फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली बोलते थे, बिकॉज हम ये कहते थे कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यू वांट टू चेंज योर स्टेट ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अगर आप पार्टिकल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हो तो बेसिकली इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते थे, राइट। तो वैसा ही इस केस के अंदर भी है कि आप अगर फिक्स्ड एक्सिस की बात करते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रोटेशनल एक्सिस चेंज करना चाहते हो, लेट्स से यहां करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में करना चाहते हो, इट मींस यू नीड direction as well as the magnitude. So basically that's why this tau vector will be a vector quantity. Because state of motion जो है किस डायरेक्शन में चेंज करनी है ये भी जरूरी है। That's why ये जो क्वांटिटी है ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेट ऑफ मोशन जो है, स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन चेंज करना है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि टॉर्क डिफाइन कैसे किया जाता है। टॉर्क बेसिकली डिफाइन किया जाता है, एक बार वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं एक बार। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना लगाया, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, फोर्स कितना लगाया मल्टीप्लाई बाय आपने किस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लगाया हुआ, राइट। आप ये कहोगे कि डिस्टेंस जो है ये किस तरीके की डिस्टेंस होगी, किस तरीके का फोर्स होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे, राइट। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखिए अगर ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, आप ध्यान से देखो, ये पोजीशन है, पोजीशन भी एक वेक्टर होती है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और हमने ऑब्वियसली पिछले कुछ वीडियोस में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी से अगर जो रिजल्टेंट है इफ दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस यू आर डिफाइनिंग इट बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो अब यहां से हमारे पास एक प्रॉब्लम और आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोलोगे या फिर आप इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बोलोगे, राइट। ओके, ये समस्या हमारे पास यहां पे आ गई है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। वो क्या चीज है, वो है यहां पे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, राइट। टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन। सो बेसिकली टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली इट विल बी परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। सो टॉर्क वेक्टर इज perpendicular to r vector and f vector। बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये जो है और एक ये है, इसमें फिक्स्ड एक्सिस हमने लिया, फोर्स यहां पे लगाया, r इधर को लगा हुआ है, लेकिन r ऐसे है, f ऐसे है, तो r और f के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी आ गई, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में है, एक नीचे की डायरेक्शन में। दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों सही हो नहीं सकते। ओके, तो देखो अब
बात आ गई टो की डायरेक्शन। तो टो की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है या फिर इधर हो सकती है, हमें पता करना है सिर्फ कि कौन सी डायरेक्शन आपकी सही होगी। ओके, अब बात करते हैं कि फोर्स, जो जिसकी हम बात करते थे फोर्स, तो फोर्स पॉजिटिव फोर्स किसको बोलते थे, नेगेटिव फोर्स बेसिकली हम किसको बोलते थे? हम ये कहते थे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग देन द फोर्स विल बी ए पॉजिटिव फोर्स। दैट्स व्हाट वी डिफाइन, राइट? ओके, सो यहां पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पे बताना चाहूंगा कि इफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, F vector will be positive। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका वेलोसिटी जो है, if it is increasing with the time, it means you are applying a positive force on the particle, right? If the particle is moving in the direction of force, obviously the particle is going to accelerate, right? तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। सिमिलरली हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी बात करेंगे? टॉर्क की भी बात करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका टॉर्क वेक्टर जो है दैट विल बी पॉजिटिव इफ इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। अब हो सकता है आपके ये भी थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम। अब देखो, ये जो रोटेशनल स्टेट थी, ये जो डोर को है आप मूव कराना चाहते थे, हमने किसी पर्टिकुलर फोर्स लगाया तो वो रोटेट करने लग गया। लेट्स से फ्रिक्शन 0 है तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब आप उस ऑब्वियसली रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। अब अगर आप उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हो तो और ज्यादा फोर्स लगाइए, राइट? तो टॉर्क की डायरेक्शन देखो कहाँ आनी चाहिए। वेलोसिटी यू आर इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स वट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन द सिस्टम that will be considered to be in the positive direction। और बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन हम प्लस z एक्सिस जो है ना, ये आपकी पॉजिटिव z एक्सिस है, इसको बेसिकली हम प्लस ही बोलते हैं। तो बेसिकली इस डायरेक्शन वाला ओमेगा पॉजिटिव होगा। इट मींस इस डायरेक्शन में जो टॉर्क लगेगा वो भी आपका क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज। इट मींस टॉर्क डायरेक्शन शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये किसके लिए? ये स्पेशल केस के लिए ही है जब हम रोटेशनल एक्सिस फिक्स कंसीडर करके चल रहे हैं, राइट? ओके, तो ये चीज आपके आई होप समझ में आ गई होगी कि अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो पार्टिकल जो है वो ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा फास्टली रोटेट करेगा। इट मींस ओमेगा वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में यू आर इंक्रीजिंग विद time by applying a force, which means that whatever torque you are applying, that will be in the direction of omega, because that's why it is increasing, right? It means that will be the direction of torque, right? अब टॉर्क की डायरेक्शन ये निकल के आई। अब ये फॉर्मूला देखो, टॉर्क की डायरेक्शन कौन से वाले फॉर्मूले से निकल के आ रही है ये हमें चेक करना पड़ेगा। r क्रॉस f से निकल के आ रही है या f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से निकल के आ रही है? कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड रूल आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। सो एफ क्रॉस आर करोगे तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, राइट? लेकिन आर क्रॉस एफ करोगे तो ऊपर की डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ कि आर वेक्टर यहाँ है, एफ वेक्टर यहाँ पे है, तो आर क्रॉस एफ विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये टॉर्क वेक्टर आ गया। लेकिन अगर आप एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हैं तो टॉर्क की वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में आपकी निकल के आती है। तो ये वाला तो गलत हो जाता है, ये वाला सही है। तो ये आपका हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एंड दिस वन वी डिफाइन इज एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? हमारा यहां से कंक्लूजन निकला कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क वेक्टर का जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अभी तक आपके यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने इसको एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों नहीं बोला, इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ही क्यों बोला? बिकॉज हम इसका रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन इंक्रीज कर रहे हैं
और इट मीन्स आपका टॉर्क ओमेगा की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, जो कि ऊपर प्लस जेड एक्सिस में है। और प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन तभी निकल सकती है जब आप आर क्रॉस एफ बेसिकली अगर आप करते हो। तो बेसिकली आर क्रॉस एफ डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए क्यों दी गई, जस्ट बिकॉज ऑफ योर राइट हैंड रूल, राइट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर क्या लगाया, हमने राइट हैंड रूल जो है, बेसिक सा रूल जो है वो हमने यहाँ पे लगाया है आपके यहाँ पे केस में। ओके, तो ये तो बात आ गई सिंपलेस्ट केस की, जब हम किसकी बात कर रहे थे, फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहे थे और आर वेक्टर एफ वेक्टर परपेंडिकुलर लिया। अब आपके समझ आ गया होगा कि मैंने आर वेक्टर और एफ वेक्टर को बेसिकली परपेंडिकुलर क्यों लिया। यहाँ पे अगर हम स्पेशल केस की बात करें, दैट इफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, थीटा विल बी 90 डिग्री एंड योर फॉर्मूला यू कैन से टॉर वेक्टर will be r vector multiplied by the f vector and the sine of theta. Sine 90 degree, so you only have r and f magnitude. That's why we only written r multiplied by f. यहाँ कहीं हमने लिखा था r multiplied by f directly. Okay. So that's why it was something like this. अब आपके समझ क्या आ गया कि ये अगर रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं है कि आर वेक्टर एफ वेक्टर किसमें क्यों किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो। सिंपल सी बात है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकता है। तो ये हमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या होगा इफ यू हैव जनरल केस, राइट। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, जनरल केस की बात करेंगे जहां पे आर वेक्टर एफ वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। एक यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज और क्या बताई थी आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में, लेट्स से इफ यू हैव ए वेक्टर, लेट्स से यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ए वेक्टर आपका यहाँ पे है, लेट्स से बी वेक्टर यहाँ पे है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इसके दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। क्या आपका जो डायरेक्शन है ए वेक्टर क्रॉस बी का, वो तो बिल्कुल आसान है, ए वेक्टर क्रॉस बी करिए और डायरेक्शन आपकी राइट हैंड रूल से। लेकिन मैग्नीट्यूड हम कैसे कंसीडर करते हैं, इसके केस में हमने बोला कि या तो बी वेक्टर को एज इट इज ले लो और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, किसकी डायरेक्शन में, किसके परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर ले लो, तो ये ए है और ये आपका ए साइन थीटा बेसिकली आ जाता है, बिकॉज ये एंगल थीटा है। सिमिलरली आप ए को लेट्स से एज इट इज रहने दो, ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो किसके अलाउ, ए वेक्टर के अलाउ, सो दिस विल बी योर बी साइन ऑफ थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा है और 90 डिग्री है। तो ये हमने आर क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों जो क्वांटिटी होती हैं उनका मैग्नीट्यूड बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही कंसीडर करके हम बेसिकली लेते हैं, राइट। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके भी दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तो उन दोनों रिप्रेजेंटेशंस को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बार आपको टेक्स्ट बुक्स में एक ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टॉर्क वेक्टर। और अब हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया, जब हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहे थे, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन आपका ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड कैन चेंज। बट यहां पे जनरल केस की अगर हम बात करें, ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ कैन चेंज। तो यहाँ पे जनरल केस के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपका एक पार्टिकल है, लेट्स से वो आपका एक रोटेशनल एक्सिस के अराउंड कुछ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम क्या बता रहे हैं, आर वेक्टर बता रहे हैं। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस है। सिमिलरली ये आपके एक्स और वाई एक्सिस हो जाता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, राइट। और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आर वेक्टर की डायरेक्शन लेट्स से ये है, और आप देख सकते हो कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर, अब एफ वेक्टर मैंने कहाँ पे लगाया, अंदर की तरफ लगाया, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया। एक तो पर्टिकुलर प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लेकिन एक प्लेन के किसी
किसी पर्टिकुलर एंगल पे आपने धक्का मारा है, राइट? तो आप यहाँ से क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो कि दोनों के बीच में कुछ एंगल बेसिकली बन रहा है। बेसिकली हम इसको थीटा बोल सकते हो, फाई बोल सकते हो अपने हिसाब से, राइट? ओके, सो बेसिकली हम इसको थोड़ा अलग एंगल बोल देते हैं, इसको हम अल्फा बोल देते हैं लेट्स से, बिकॉज ना पिछली वीडियो में हमने इस एंगल को क्या बोला था, इस एंगल को थीटा बोला था बेसिकली, तो कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसको हम अल्फा एंगल यहाँ पे बोल देते हैं, और यहाँ पे भी आप इसको अल्फा कर लीजिएगा जहाँ पे भी थीटा की हमने बात करी है, ये जो है। ओके ओके, सो आर और एफ के बीच में कुछ एंगल अल्फा बन रहा है। अब हमें बताना है कि इसके ऊपर टॉर्क हम कितना लगा रहे हैं, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिले, डायरेक्शन मिले किसकी, टॉर्क वेक्टर की। तो सबसे पहले देखिए, आर वेक्टर की तरफ उंगली करिए और इसको कर्ल करिए एफ वेक्टर की डायरेक्शन में। लेट्स से मेरा एफ वेक्टर कुछ ऐसे था, तो आपका टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आया, इस आर क्रॉस एफ, और आर और एफ का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर आया, तो ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन आपकी निकल के आती है टॉर्क वेक्टर। अब ये टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर और एफ वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज सिंपल सा है, राइट? अब ये टॉर्क वेक्टर की ये डायरेक्शन निकल के आई, यहाँ पे टॉर्क वेक्टर आप बोलोगे कि ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन फिक्स थी, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। और यहाँ पे हमने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस करी, वो क्या बोला कि टॉर्क वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आपके पैरेलल हमने बताए थे बेसिकली, नॉट ओनली फॉर फिक्स्ड एक्सिस, लेकिन बेसिकली हमने एक स्पेशल केस लिया था जहाँ पे थीटा 90 डिग्री था। लेकिन चलिए इसको हम एक बार रहने देते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये था कि आर और एफ अगर परपेंडिकुलर है कुछ इस सिचुएशन में, तो टॉर्क वेक्टर आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा। लेकिन इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन ए पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, then the r cross f will provide you the direction of torque basically। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि torque vector is not required to be parallel to omega vector। so omega vector की डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। अब हमें टॉर्क का डायरेक्शन तो मिल गया, अब ये टॉर्क लगने के बाद इसका रोटेशनल स्टेट कैसे चेंज होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैसे चेंज होगा। लेकिन एक थोड़ा सा समझने की बात है, तो टॉर्क डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, ये मीनिंग होता है बेसिकली टॉर्क का। तो यू कैन से टॉर्क कैप शोज इन विच डायरेक्शन change of state of rotation, right? Basically नॉर्मल आप लिख सकते हो ऐसा कुछ, राइट? तो आपको सिंपल सा है, टॉर्क निकाला, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का आपने यूज किया। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसके दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दोनों आपको समझना जरूरी है। ओके, तो दोनों को यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, ये आपका रोटेशनल एक्सिस था, पार्टिकल इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा था। लेट्स से ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये मैंने यहाँ पे आर बनाया, एफ लेट्स से आपने यहाँ पे बनाया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ फोर्स को, तो ये कहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, और ये आपका जेड एक्सिस है जो कि ओमेगा वेक्टर इनिशियल है, और ये वेक्टर आपका एफ वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर हो जाता है। सिंपल सी बात। अब हम ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। बेसिकली ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन है जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं बेसिकली, राइट? अब यहां पे ये वाला जो एंगल है आर वेक्टर के और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट? तो आप यहां से देखोगे कि अगर मैं ओरिजिन से इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डालूंगी, परपेंडिकुलर डालोगे, तो बेसिकली ये हमने इसके ऊपर किया, ये आपका परपेंडिकुलर है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताओ। ये जो है ये एक्स वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है परपेंडिकुलर। ये कंफ्यूज मत होना कि कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो है ये यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ नीचे भी हो सकता है, ये एक्सिस में नहीं है, ये प्लेन में नहीं है। ये हो सकता है आपका लेट्स से अगर मैं यहाँ नहीं करके ये कहीं यहाँ जाके परपेंडिकुलर बनाता, तो लेकिन ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है। बेसिकली परपेंडिकुलर कहाँ पे डाला है हमने,
लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। कहां से डाला है? ओरिजिन से डाला है, या फिर बेसिकली ओरिजिन से हमने डाला और रोटेशनल एक्सिस से बेसिकली हमने डाला है। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आप इसकी वैल्यू बताओ मुझे। आर वेक्टर ये है, अगर आप देखोगे आर वेक्टर और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या हो जाती है? ये आपकी हो जाती है आर साइन ऑफ थीटा। सॉरी, थीटा नहीं, अल्फा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी अल्फा इसको बताया हुआ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो ये अल्फा है, तो जितनी भी जगह हमने किया अल्फा कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। और आपका टॉर्क की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? टॉर्क की वैल्यू आनी चाहिए आपकी आर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। तो यहां से आपकी फर्स्ट जो फॉर्मुलेशन थी, लेट्स से मैं ए फॉर्मुलेशन इसको बोल रहा हूं, तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि आपका जो टॉर्क है वो बेसिकली क्या, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ओरिजिन मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ फोर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। आप यहां पे देख क्या पा रहे हो कि टॉर्क जो है वो आर वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स तो चलिए आपने लगाया है, तो आर जो है वो पोजीशन वेक्टर अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या निकल के आया? द टॉर्क वेक्टर इज ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये आपके बिल्कुल भी माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि टॉर्क एक ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज आपका डिपेंड कर रहा है, टॉर्क जो है वो आर वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर वेक्टर जो है दैट इज ए origin dependent quantity, so torque will not be fixed for the all origin. It depends, it varies with the point of observation, you can say. So you can say torque is origin dependent or it depends upon the point of observation basically, right? Okay, अब मैंने बताया एक फॉर्मुलेशन ये होता है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। दूसरा तरीका भी हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, बी पार्ट भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला ये आपका रोटेशनल एक्सिस है, सिमिलरली ये आपका क्या हो जाता है? y हो जाता है, और ये आपका x हो जाता है। यहाँ पे ये z एक्सिस, ये ओमेगा वेक्टर, और पार्टिकल का जो r वेक्टर था वो यहाँ पे है, और फोर्स आपने कहीं यहाँ पे लगाया, और ये जो डायरेक्शन है ये आपका क्या है? r कैप का डायरेक्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? हमने यहाँ पे बेसिकली लिया, देखो, एक तो आपका जो f है उसको एज इट इज ले लिया, लेकिन r का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो कि किसके परपेंडिकुलर है? लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट ले लिया। तो वही हमने यहाँ पे किया। ए और बी थे, एक एज इट इज रख लिया, जो कि यहाँ पे फोर्स था एज इट इज रखा, लेकिन आर का कंपोनेंट फोर्स के, इसलिए हमने लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डाला। क्यों डाला? बिकॉज वी वांट टू टेक द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन, जो कि लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होगी फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या फर्क आएगा? यहाँ पे फर्क आएगा कि फोर्स हम ट्राई करते हैं कि फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को जैसा है वैसा रहने लेते हैं। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये आपका फोर्स वेक्टर है। अब देखो, फोर्स वेक्टर का एक कंपोनेंट, बिकॉज ये एंगल अल्फा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाता है एफ कोस अल्फा। अल्फा हमेशा आप ध्यान रखना। तो ये आपका आर वेक्टर। सिमिलरली एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा फोर्स का, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको हम एफ टी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एफ आर, राइट। तो ये जो है दैट इज योर रेडियल कंपोनेंट, राइट। और ये जो है दिस इज योर टेंजेंशियल, एफ टी जो है दिस योर टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ साइन ऑफ थीटा। सो एफ टी विल बी इक्वल टू एफ साइन ऑफ अल्फा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां पे डेफिनेशन हमें क्या बतानी है? टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ टी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पार्टिकल।
राइट। तो आप देख पा रहे हो कि दो फॉर्मुलेशन है, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो बेसिकली सेम यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई आप हमें डायरेक्शन बताओ टॉर्क का, तो आप कैसे बताओगे? मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दीजिए या टॉर्क बोल दीजिए। हम बोले आर वेक्टर आप बताओ, और आर क्रॉस एफ अगर आप करोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिल जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके हमने देखे, पहला ए फॉर्मुलेशन से, दूसरा बी फॉर्मुलेशन से। पहले फॉर्मुलेशन से आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल के दो फ्रॉम योर लाइन ऑफ एक्शन। यू कैन से फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल के दो, किसका? पोजीशन वेक्टर का, मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना फोर्स लगा रहे हो। तो पहला फॉर्मुलेशन ये है। दूसरा फॉर्मुलेशन क्या है? दूसरे में आप बोलोगे कि पोजीशन वेक्टर तो जितना मैग्नीट्यूड है उतना दे दो, लेकिन फोर्स का जो कंपोनेंट है वो आपका पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला दो, न कि रेडियल वाला, राइट। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें कंसीडर करने हैं, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां से हमें क्या निकालना है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन आपकी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से इजीली निकल ही जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इस केस में हमने टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ओमेगा के पैरेलल निकल के आई। ये हमने इसीलिए निकल के आई बिकॉज हमने सिंप्लीफाइड सिचुएशन लेके चली। हमने बोला आर वेक्टर एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है, और एक पर्टिकुलर स्पेशल केस लेके चला कि एफ परपेंडिकुलर ही है प्लेन के। तो हमने टॉर्क की डायरेक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए अलोंग ओमेगा रखी थी। लेकिन इन जनरल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अलग भी डायरेक्शन निकल के आ सकती है। सो नॉट ओनली ओमेगा का मैग्नीट्यूड बट इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ कैन चेंज, लेकिन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में जो है वो ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में भी कोई जरूरी नहीं है कि ओमेगा और जो टॉर्क है वो पैरेलल निकल के आए। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी वो हमने रिमूव कर दी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने देखो आर और एफ ऐसे लगाए हैं कि टॉर्क यहाँ निकल के आए। मान लो सेम सिचुएशन में फिक्स्ड एक्सिस में अगर मैं फोर्स किसी यहाँ न लगा के किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगाता, तो आप देख पा रहे हो दैट आर क्रॉस एफ, उस केस में थोड़ी सिचुएशन आपकी चीजें चेंज हो जाती है। आप कहते हैं कि ओरिजिन अलग होता है। लेट्स से आर वेक्टर आप इस पोजीशन में लेते तो आर क्रॉस एफ करते तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता, लेकिन फिक्स एक्सिस में बेसिकली ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट विल नॉट चेंज। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी जिसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी किसके लिए? इस सिंप्लीफाइड केस के लिए। हमने क्या बोला था कि टॉर्क वेक्टर इज पॉजिटिव इफ इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी लिखा था इफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। बेसिकली ये जो केस है ये किसके लिए था? 1D केस के लिए हम बात कर रहे थे। सिमिलरली ये जो केस है ये हम किसके लिए बात करते हैं? इस पर्टिकुलर केस की ही बात कर रहे थे। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ओमेगा और टॉर्क हमेशा सेम डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं। सिमिलरली इस केस में भी आप देखोगे कि पार्टिकल यू मूव कर रहा है लेकिन फोर्स आप यहां पे लगा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव फोर्स तो ये भी कंसीडर होगा। तो इन केसेस में आप कैसे बताओगे? तो बेसिकली फोर्स का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होना चाहिए, और वो जो कंपोनेंट है दैट शुड बी ए पॉजिटिव कंपोनेंट, राइट। तो यहां पे अगर आप f cos थीटा लोगे दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली यहां पे अगर आप बोलोगे, आपने देखा कि टॉर्क वेक्टर और ओमेगा वेक्टर जो है ये यहां पे बन रहे हैं, तो यहां पे ये जो है इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट अगर आप लोगे ओमेगा की डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा। देन ओनली यू कैन से कि आपका क्या है। तो यहां पे मैं इसको करेक्ट लिख देता हूं कि ओमेगा दिस टॉर्क वेक्टर विल बी पॉजिटिव इफ वी हैव इट्स component if we have its component, or you can say positive component, so we will define it to be positive component in the direction of omega vector, then only you can say that the torque is positive। तो यहाँ पे हमने बेसिकली स्पेशल केस लिया था, तो यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए there is no doubt। okay, so that's why we define that r cross f लेना है कि f cross r लेना है, राइट। और यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मुलेशन आ गए, और दोनों का ये जो फॉर्मूला है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली टो इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू द एफ
आर परपेंडिकुलर टू एफ यू कैन से एंड मल्टीप्लाई बाय एफ। बेसिकली ये दो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज है, राइट। ओके, अब बात करते हैं टॉर्क की डायमेंशन की, बेसिकली क्या होती है, राइट। तो डायमेंशन की बात करें तो देखिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय पोजीशन तो आपकी होगी m1 L2 T-2। लेकिन अगर आपको याद हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय पोजीशन एनर्जी की भी होती है। तो डायमेंशन जो है वो टॉर्क और एनर्जी की सेम ही निकल के आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन दूसरी क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली। तो ये बेसिक सा दोनों क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस होता है, राइट। अब एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, इसको स्पेशल केस बोल दीजिए। स्पेशल केस में आप देखोगे कि इफ एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पैरेलल, राइट, किसी एंगल थीटा पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आर एफ साइन थीटा, साइन अल्फा, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट। अगर आपका आर जीरो है तो भी टॉर्क जीरो होगा, अगर आपका फोर्स जीरो है तो भी टॉर्क जीरो होगा। ये तो सिंपल सी बात है, बताने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूले में दिख रहा है। आर वेक्टर जीरो हो गया तो भी टॉर्क जीरो है, और फोर्स वेक्टर जीरो हो गया तो भी आपका क्या है, जीरो टॉर्क उस पार्टिकल के ऊपर लगेगा, बेसिकली रोटेशनल सिस्टम के ऊपर। लेकिन एक ये स्पेशल निकल के आता है, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो मेरा टॉर्क क्या निकल के आएगा, टॉर्क वेक्टर जीरो निकल के आता है। तो यहां से क्या देखने को मिला कि अगर आपका जो फोर्स है, आप रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो अगर उस पार्टिकल के ऊपर, देन द टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक स्पेशल केस जो है अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो फोर्स है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ एफ इज, और यू कैन से लाइन ऑफ एक्शन, if line of action is in the radial direction, or you can say the force in the radial direction, if f vector is in r vector direction, तो आपका टॉर्क क्या निकल के आया, जीरो निकल के आया। ओके, सो आई होप कि काफी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंपल सा रोटेशनल मोशन डिफाइन किया, कैसे आप रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करते हो। फिर हमने बात करी रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज अगर आप करना चाहते हो तो एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, राइट। सिमिलरली ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क बेसिकली डिफाइन होगा। हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसी किस तरीके की क्वांटिटी चाहिएगी, किस तरीके का मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस क्वांटिटी का, उसको समझने के लिए सिंपलेस्ट केस कंसिडर किया। एक डोर की स्टेट ऑफ रोटेशन हमें चेंज करनी है, और उसको चेंज करने के लिए फोर्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, बट किस पोजीशन पे लगाया जाए वो भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए सिंपलेस्ट केस लिया कि आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर है और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, और यहाँ से हमने देखा कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल प्रोवाइड यू द टॉर्क। लेकिन एफ और आर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इन विच डायरेक्शन यू वांट टू change the state of rotational state, that matters. It means it is a vector quantity. It means the product of the position vector and the force, that will be a cross product, right? अब यहाँ पे दो possibilities निकल के आई कि r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर करना पड़ेगा कि f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हमने डिफाइन की यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग द टॉर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में निकल के आनी चाहिए टॉर्क की। तो आर क्रॉस एफ क्या, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो ओमेगा जो टॉर्क की डायरेक्शन है पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में होगी, तभी आपका रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, बिकॉज हम फोर्स अंदर लगा रहे हैं तो रोटेशन इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई वी कम अप विद दिस फॉर्मूला दैट आर क्रॉस एफ विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द, यू कैन से, टॉर्क, राइट। ओके, इसके बाद हमने क्या चीज चेक की, हमने बोला कि ये तो फिक्स एक्सिस की बात होगी, सिंपलेस्ट केस है। जनरल केस में आप देखोगे कि कोई रोटेशनल स्टेट है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, और वो जो डायरेक्शन है वो कौन बताएगा, टॉर्क वैल्यू बेसिकली बताएगी। तो टॉर्क कैप जो है, इन विच डायरेक्शन यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और जो मैग्नीट्यूड है वो बताएगा कि व्हाट अमाउंट यू वांट टू चेंज, और टाइम के ऊपर भी बेसिकली डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं। वो अलग बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा, राइट। ओके, तो यहाँ पे फिक्स एक्सिस में ओनली आपका क्या चेंज हो रहा था, ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन फिक्स था। यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, आप देख पा रहे हो, बिकॉज देखिए डायरेक्शन भी आपका शिफ्ट करेगा और मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो रहा है इन जनरल केस।
तो ये वाला जो फॉर्मूला है इट विल बी वैलिड फॉर जनरल टॉर्क ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है, और टॉर्क की डायरेक्शन निकल के आई, मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकल के आ जाता है। और हमने देखा कि जो टॉर्क है दैट इज ए ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोजीशन से, किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ओमेगा जो टॉर्क है वो निकालो, वो आपका सेम आएगा, नहीं। और टॉर्क जो है जरूरी नहीं है कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में आए, ये भी हमने यहाँ पे क्लियरली जो है वो चेक किया। और यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मुलेशन हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज देखिए, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड लेने के लिए डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे या तो आप एफ का आर परपेंडिकुलर, एफ का आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, या आर का एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। इट मींस द हियर यू विल टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। आर परपेंडिकुलर आ गई जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर आएगी, मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। तो ये फर्स्ट फॉर्मुलेशन है। सेकंड फॉर्मुलेशन में आपको क्या लेना है, टेंजेंशियल फोर्स ले लो या फिर रेडियल फोर्स, दो कंपोनेंट आ गए, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय द टेंजेंशियल फोर्स दैट विल प्रोवाइड यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बेसिकली। और यहाँ पे हमने एक चीज और यहाँ पे नोटिस करी कि जो टॉर्क का जो डायमेंशन है वो एनर्जी की बेसिकली इक्वल आता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों क्वांटिटी में, यू क्लियरली नो इट, राइट। सिमिलरली एक आपने देखा कि अगर आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इफ इट इज इन द रेडियल डायरेक्शन, टॉर्क जीरो आ जाएगा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो आई होप कि काफी अच्छे से आपको जो है समझ आ गया होगा। काफी अच्छे से हमने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का, और छोटी छोटी चीजें जो छोटी छोटी डिटेल थी वो हमने काफी अच्छे से इसके अंदर कवर की है टॉर्क के अंदर, राइट। अब एक चीज और आती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा एक डायग्राम देखने को मिलेगा, ये वाला देखने को मिलेगा, लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखिए, इन फ्यूचर आप क्या होगे, कंफ्यूज होगे। बिकॉज अगर आपने अच्छे से ये चीजें नहीं समझी तो आगे मैकेनिक्स जब आप हायर लेवल में समझोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट इज टॉर्क बेसिकली, राइट। तो इसलिए हमने इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आप एक चीज यहाँ पे देखो कि रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन चेंज कैसे होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद हम ट्राई करेंगे कि उसको भी एक्सप्लेन किया जाए कि फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन में प्रेसेशनल मोशन कब होता है, फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन इस तरीके का जो चेंज ऑफ स्टेट है वो कैसे होगा, और बहुत सारे केसेस देखेंगे कि प्रेसेशनल रोटेशन हो भी सकता है, प्रेसिजन रोटेशन हो ना भी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा क्या है, आप प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचोगे तो अच्छे से समझ आएगा, और फ्यूचर में कोई क्या है आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज को रिलेटेड। लेकिन 11th क्लास में बेसिकली आपका क्या है, ओनली फिक्स पॉइंट रोटेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कंसेप्ट तो आपको समझना जरूरी है। बिकॉज अगर आप जी एडवांस और मेंस नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्क, व्हाट इज बेसिकली टॉर्क, राइट। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी वहां पे आ सकती है, राइट। So thank you all for watching, and we will meet in the next video. Thank you.